बिहार में पहले मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ बिहार में। हम लोग के यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, कभी भी नहीं रही है। लेकिन हर प्रखंड में, जिले में आप लोगों से पूछिएगा, एक दो विद्यालय ऐसे थे जहाँ आप पढ़िएगा, पटना कॉलेज आ गए, पटना साइंस कॉलेज आ गए, तो आपका जीवन बन जाएगा। नेतरहाट यहाँ ही पर बिहार में था, जहाँ से 1500 से ज़्यादा IAS IPS एक स्कूल से निकले हैं। नोबा का एसोसिएशन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा IAS IPS अगर किसी एक स्कूल से आए होंगे वो नेतरहाट बिहार का स्कूल है। लेकिन ये जब ये नई समाजवादी समतामूलक व्यवस्था बनी, तो इसमें नीतीश कुमार ने क्या किया कि शिक्षा को समतामूलक बनाने के चक्कर में हर गांव में इन्होंने विद्यालय खोल दिए, विद्यालय के नाम पर भवन बना दिए। क्या हुआ, स्टेट के पास उतना रिसोर्स है नहीं कि उतनी बड़ी व्यवस्था को सपोर्ट करे, तो जहां भवन बना वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, जहां तीनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां सब है वहां पढ़ाई नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं, जहां सब है वहां पढ़ाई नहीं है। आप साइंस कॉलेज में चलिए, CB रमन ने वहां आकर लिखा है फिजिक्स के लैब में कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिक्स लैब आई हैव सीन एट दिस लेवल ऑफ कॉलेज एनीवेयर इन ईस्ट एशिया। उस साइंस कॉलेज में लोग कहते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षक का क्वालिटी खराब है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गया। कोई कहेगा कि खिचड़ी बट रहा है इसलिए खराब हो गया है। मेरा उनको सवाल होता है कि भाई खिचड़ी तो 6वीं क्लास तक बट रही है, 7वें 8वें क्लास में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? नियोजित शिक्षक तो स्कूल में पढ़ा रहा है, पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं पिछले 25-30 साल में समाज और सरकार दोनों, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। सही बात। जो शिक्षा और शिक्षण संस्थान है बिहार में, वो सिर्फ सरकारी अनुदान और कुछ सहायता बांटने का केंद्र बन गए हैं। तो यहाँ बिहार में साइकिल योजना चलती है, तो जो गार्जियन है वो आकर मास्टर साहब से झगड़ा करता है कि मेरा साइकिल का पैसा कब आएगा, मेरा कपड़ा का पैसा कब आएगा। लेकिन वो ये नहीं पूछता है कि पूरे साल गणित के तो टीचर यहाँ है ही नहीं। ठीक बात। और समाज ने भी इसको ऐसे मान लिया और सरकार ने भी इनका इस्तेमाल कैसे शुरू किया। जितने शिक्षक हैं इनसे कभी आप स्वच्छता अभियान चलवा रहे हो, कभी इनसे वोटर बनवा रहे हो, कभी इनसे आप झाड़ू लगवा रहे हो, नीतीश कुमार उससे कभी शराबबंदी का काम करवा रहे हैं। तो ठीक बात। ये जिस दिन समाज और सरकार की प्राथमिकता, ऐसा नहीं कि हम लोग शिक्षा पे खर्च नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार में टोटल 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हम लोग शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं और 50 बच्चा भी यहां से पढ़कर नहीं निकल रहा है। तो ऐसी बात नहीं आप कह रहे कैसे सुधरेगा, बिल्कुल सुधार होगा। ठीक बात। बिहार में महिला साक्षरता एक बहुत बड़ा इशू है। एक तो साक्षरता ही बड़ा इशू है, ऊपर से महिला साक्षरता उससे बड़ा इशू है। जी। आपकी पार्टी का संविधान बन रहा था, कुछ राहे बगाहे कहीं से कान में सुनाई पड़ा कि उसमें महिलाओं की भागीदारी कम है, कुछ ने कहा है। हमने कहा पूछ लेंगे सीधे आपसे, आप बता देंगे। महिलाओं की भागीदारी के बारे में आपकी पार्टी में क्या सीन है? बिल्कुल, हम लोगों ने तय किया है कि एज ए फर्स्ट स्टेप, क्रेडिबल स्टेप, एक पूरे इस अभियान में हमने एक तय किया है कि हम लोग वोट के लिए गलत बात नहीं बोलेंगे। जैसे मैं कंट्रोवर्शियल बातें बोलता हूं कि बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए। मुझे किसी ने पूछा कि भाई आप ये बोलिएगा तो सवर्ण नाराज हो जाएगा। मैंने कहा तो होता है तो हो जाए। मुझे लोगों ने कहा, मैं पहला आदमी हूं जो कह रहा हूं कि जन स्वराज की सरकार बनी 15 मिनट में शराबबंदी हटाकर फेंक देंगे। लोग कह रहे हैं कि भैया इससे तो महिला नाराज हो जाएगी। मैंने होता है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ नहीं बोलेंगे, जो सही लग रहा है वो बोलेंगे, जो जमीन पर देख रहे हैं वो बोलेंगे। और लोगों को ये बात समझ में आ रही है, ये आदमी बोल रहा है बहुत कठोर बात, लेकिन अच्छी सही बात बोल रहा है। तो महिला के भागीदारी के लिए हम लोग कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि कल तक महिला बिल्कुल घर में है और कल मैं आकर कह दूं कि उसको 50% भागीदारी मिल जाएगी। लेकिन हम लोगों ने एक क्रेडिबल बात कही है कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक महिला नेत्री को हम लोग चुनाव जरूर लड़ाएंगे। तो मतलब बिहार में 40 जन स्वराज की उम्मीदवार जरूर महिला होंगी और अपने आप में वो 40 उम्मीदवारों का लड़ना बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। आज तक किसी दल ने यहाँ 40 महिलाओं को विधानसभा में टिकट नहीं दिया है एक साथ। तो जन स्वराज का ये अभियान है, ये संकल्प है और हम लोग इस बात को भी संविधान में महिलाओं की भूमिका रही जो लिखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो अभी 121 सदस्यीय संविधान बनाने वाली जो कमेटी है उसमें 14 महिलाएं हैं। 14 महिलाएं, और आपको लिस्ट में दे दूंगा, उसको चेक भी कीजिए आप कि 14 महिलाएं हैं कि नहीं। और ये भी देखिए कि उन महिलाओं का कैलिबर क्या है। ये खाली मत देखिएगा कि खाली महिला है,
उनका प्रोफाइल भी है, और मैं चाहता हूं कि आप उन महिलाओं का कैलिबर देखिए कि किस कैलिबर की महिलाओं को यहां पर रखा गया है। ठीक बात, आपने कहा 40 लड़ाएंगे, अच्छी बात है, और महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, महिलाओं को होना चाहिए। लेकिन अब एक सवाल आता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए जी और प्रशांत किशोर जी हर जगह छाती ठोक कहते हैं पैसा चिंता मत करो जी, अभी भी कह रहे और हैं कोई पूछता है तो कहते हैं पुराने दोस्त वोस्त बनाए थे, हो जाता है। जी। अब एक कहावत है ना कि भाई जब सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। अब आप नेता ना होते तो कोई कुछ ना पूछता, अब आप नेता हैं तो हर आदमी खोद खोद के पूछेगा, पूछना चाहिए। तो खोद के आदमी पूछ रहा है कि भैया इतना पैसा आया कहां से, हर रोज आपका लाखों खर्चा है। अभी जो कार्यक्रम की क्या जबरदस्त भीड़ थी, यहाँ आदमी पत्रकार को बुलाता है तो वो भी एक बार कुछ ब्रेकफास्ट खा के जाते हैं। आपको तो नहीं खिलाया मैंने हमको तो अभी चले नहीं खिलाया, उम्मीद करेंगे रात को चाय पानी पिलाएं। लेकिन इतना पैसा कहां से ला रहे हैं? ठीक बात है, एकदम बिल्कुल सही बात कहा। इस अभियान के लिए जो पैसा है वो पैसा उन लोगों से ले रहे हैं जिन्होंने मैंने मदद पिछले 7, 8, 10 साल में करी है। और उसका मतलब नहीं, सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, उन पॉलिटिकल पार्टी या उनके जो बेनिफिक्टर्स हैं, जिन राज्यों में मैंने लोगों को चुनाव जिताने में मदद की, उन राज्यों में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है, जिनको थोड़ा बहुत ये विश्वास है कि अगर प्रशांत किशोर कुछ प्रयास कर रहा है तो इससे कुछ अच्छा निकल सकता है। मैं उनसे हाथ फैला रहा हूँ, उनसे मांग रहा हूं कि इस अभियान को करने के लिए आप मेरी मदद कीजिए, और लोग मदद कर रहे हैं। मतलब लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, इनके जो जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे आप पैसा ले रहे हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब बिजनेसमैन हो, छोटे हो, बड़े हो, नेता भी हो, बहुत लोग दे रहे हैं पैसा, बहुत लोग दे रहे हैं पैसा, दूसरी पार्टी के भी दे रहे हैं, गजब दे रहे हैं। और सुनिए, लेकिन ये पैसा सिर्फ अभियान के लिए मांगा जा रहा है। जब ये दल बनेगा और हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसका पैसा कहां से आएगा? उस पैसे की जो व्यवस्था हम लोगों ने की है कि बिहार में जन स्वराज का संकल्प है, जैसे आपने 2012-13 में पहली बार देखा सोशल मीडिया का प्रयोग, तो वैसे आप डिसेंट्रलाइज फंडिंग देखेंगे पहली बार बिहार में। हम लोग का लक्ष्य है कि 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100 रुपया लिया जाएगा। हम लोग वो व्यवस्था बना रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से 100 रुपया जन स्वराज को भेजिए, 100 रुपया, ज़्यादा नहीं। और अगर 2 करोड़ लोग 100 रुपया देंगे तो 200 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा, और वो पैसा काफ़ी है बिहार में गरीब से गरीब आदमी को भी चुनाव लड़ाने के लिए। और इसकी पूरी जो पिरामिड हम लोगों ने बनाई है कि 2 करोड़ लोग 100 रुपया दे, 2 लाख लोग 1000 रुपया दे, और कम से कम 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, और कम से कम 2000 आदमी ऐसा जरूर हो जो लाख रुपया दे। ये फंडिंग का पूरा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाए हैं। 2 अक्टूबर के बाद से आप इसको चेक कीजिए और मेरी गर्दन पकड़िए कि इस तरह से ये पैसा आ रहा है कि नहीं। अब 13 करोड़ की बिहार की आबादी में, सहमत, आप जो कह रहे हैं नहीं, देखेंगे भी। देखिए, 13 करोड़ की बिहार की आबादी में 2 करोड़ लोग 100 रुपया नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल देंगे। अभी वो व्यवस्था ही नहीं है, वो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं और वो पैसा लोग तो आगे जा ही नहीं रहे, हम तो अभी बात कर रहे हैं जी। अभी आपको जितना करोड़ों रुपया तो अभी भी खर्चा हो गया होगा 2 साल में, बहुत खर्च। अब भारत वो देश है, जितना हमने समझा है, अगर हम आपको 10 रुपए की चाय पिलाते हैं तो कोई ना कोई हमारा भी उसमें हित होता है, या तो मोहब्बत होती है या आपको लेके कहीं होता है। अब लोगों के मन में सवाल ये है कि जो आदमी पैसा दे रहा है, कुछ उम्मीद तो वो भी कर रहा होगा। राहुल जी आरोप भी लगाते हैं मोदी जी पे कि देखिए चुनाव में फंडिंग करवाए थे अडानी जी, बाद में पोर्ट दे दिए, लखनऊ के एयरपोर्ट दे दिए। ऐसा है, वो बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग देश चलाते हैं, हम देश नहीं चलाते, हम छोटा सा अभियान चला। सरकार बनवाई थी महाराज। आपने कहा कि लोग पैसा क्यों दे रहे हैं? पैसा इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने उनके राज्य में जो सरकार चल रही है, वो सरकार बनाने में हमारा कंधा उन्होंने देखा है, तो हमारा उनसे भाईचारा है। उनकी सरकार है, उसमें वो मंत्री हैं, उसमें कोई बिजनेसमैन है, उसमें कोई एमपी है, उसमें कोई एमएलए है, तो वो लोग मदद कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनको तो वही कांसीराम जी वाला फॉर्मूला मालूम है कि प्रशांत जी को तो 10 साल लगेगा बिहार जीतने में, तो अभी वो बिहार में कॉन्ट्रैक्ट नहीं खोज रहे हैं। क्लियर हो गया होगा ना? नहीं, वो तो जिसने काम किया होगा, पार्टी ने पैसा दिया होगा। मैं कह रहा हूं कि पार्टियों के जो बेनिफिक्टर्स हैं, वो एक बहुत बड़ा जैसे टीएमसी है, तो टीएमसी को पैसा देने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होगा ना भाई, वहां पर 50 लोग दे रहे हैं। उस 50 में 10 आदमी ऐसा भी हो जो कह रहे नहीं भाई प्रशांत किशोर आदमी ठीक है, ये प्रयास कर रहा है, इसने तो कोई हमसे पैसा नहीं लिया, हम चाहते थे टीएमसी जीते, टीएमसी जीत गई, उस समय तो इसको कोई पैसा हमसे लिया नहीं। दोस्त बना लिया आपने, दोस्त बनाए, और वो लोग पैसा दे रहे हैं, उनसे हाथ फैलाकर मांग रहे हैं। पहली बार जीवन में पैसा मांग रहे हैं लोगों से, कभी मांगा नहीं किसी से पैसा, मांग रहे हैं कि भाई बिहार में व्यवस्था बनानी है, 2 पैसे दोगे तो सलाह दूंगा। निजी जिंदगी में कोई दोस्त है कि खाली 24 घंटे सियासत? कोई नहीं, ये तो प्रोफेशनल फ्रेंड्स। प्रोफेशनल फ्रेंड तो सर गिवन, डर नहीं लगता? मतलब प्रोफेशनल फ्रेंड कह लीजिए, एक्विंटेंस कह लीजिए, फ्रेंडशिप जिसको आप प्योर फॉर्म फ्रेंड्स तो नहीं कह सकते। बट बेनिफिट वाली दोस्ती जो होती, कई बार
खून पीने वाली चल गए तो बढ़िया है चांद तक, अगर ना चल पाए खून पी जाएंगे जोक की तरह ही लोग। ऐसा ही है, लोग जीतते हैं तो दोस्त हैं, जब उनकी मदद के लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारे खिलाफ भी लोग बोलते हैं। कुछ विषय है जिन पर आपकी राय जानना चाहते हैं जी। अभी जातिगत जनगणना की बात चल रही है, हालांकि संसद में जात पूछ ली गई, उस पर काफी बवाल हो गया जी, आपका क्या सोचना है? बिल्कुल जातिगत जनगणना के हम पक्ष में हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना देश के विकास का पेनिसिया नहीं है जैसा लोग बता रहे हैं। अगर जातिगत जनगणना हो जाने मात्र से समाज का भला हो जाता तो पूरा देश जानता है कि बिहार में कौन लोग गरीब हैं। SC ST की गणना तो हो रही है, सबको मालूम है कि SC ST समाज में शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक नजरिए से पीछे हैं, उनका सुधार क्यों नहीं हुआ? जो लोग ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होगी और देश का माहौल बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तो ऐसे हुआ कि आप कह रहे हैं कि आप लाइब्रेरी में जाओगे और आइंस्टीन बन के निकल आओगे। अरे भैया, लाइब्रेरी में किताब है, उसको पढ़ोगे, पढ़ के इंटरनलाइज करोगे, तब तो कुछ कर पाओगे। जातिगत जनगणना होने से या किसी भी उस तरह की जनगणना या सर्वे से जिससे कि समाज के बारे में बेहतर सरकार के पास जानकारी मिले, उसका फायदा है, लेकिन फायदा तब है जब उसके आधारित आप पॉलिसी बनाएं, उस तरह की टारगेटिंग हो। सिर्फ जातिगत जनगणना कराकर वोट लिए और सो गए तो भाई सबको पता है बिहार सबसे देश में गरीब राज्य है, किसको नहीं मालूम है? ये तो आपके पास गणना है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आए 34,000 रुपए है, तो उसको सुधार दो पहले। तो जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन मैजिक नहीं होगा, ये मैजिक नहीं है। और चुनावी फायदे के लिए जो लोग ये बात कर रहे हैं वो देश को गुमराह कर रहे हैं। भाई आप खुद 60 वर्ष सरकार में थे, आपको किसने रोका था जातिगत जनगणना कराने से? पिछला जो सेंसस हुआ था देश में, वो तो जातिगत जनगणना के आधार पर कराया ही गया था, उसको रिलीज नहीं किया कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने। फिर मोदी जी आए हैं, तब तो इन्होंने सेंसस ही नहीं कराया अभी। लेकिन अगर हो तो जातिगत जनगणना हो, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक, आप मुझे ये बताइए, किसको नहीं मालूम है कि किस जाति के कितने लोग कहाँ रहते हैं? दिन रात नेता यही चर्चा करते हैं लोग, और समाज को बेवकूफ बना रहा है कि जातिगत जनगणना होगा तब पता चलेगा। भाई हर बूथ पर लोगों को मालूम है किस जाति के कितने लोग रहते। दिन रात तो यही गणना लोग कर रहे हैं और समाज को बता रहे हैं भैया जातिगत जनगणना होगा, तो जैसे लग रहा है कि कोई नई डिस्कवरी हो जाएगी। भाई सबको पता है कि बिहार में जो अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं वो सबसे गरीब और पिछड़े हैं। सबको मालूम है कि अति पिछड़ों की जनसंख्या यहाँ 35% है। संभव है कि आप जनगणना कराएंगे तो 1% ज्यादा होगा या कम होगा, लेकिन 30-35% यहाँ अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं। ये बात कोई डिस्कवरी की नहीं है, ये तो पता है सबको भाई। ठीक, आरक्षण पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक वर्ग मानता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जो गरीब है उसे मिले, उसको लेकर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? बिल्कुल, जो संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है आरक्षण को लेकर, उसको आगे बने रहना चाहिए। अब लोगों का तर्क ये है कि संविधान में तो इसका प्रोविजन 10 साल 20 साल के लिए किया गया था। बिल्कुल नहीं, संविधान में 10 साल के लिए व्यवस्था या 20 साल के लिए की गई थी, लेकिन उसके साथ में ये भी लिखा गया था, ये शायद उनकी आशा अपेक्षा रही होगी कि 10 साल में ये सामाजिक विषमता दूर हो जाएगी। तो अगर आपने पहले 10 साल में पंचवर्षीय योजना में कहा कि देश से गरीबी उन्मूलन कर दिया जाएगा, गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ, तो क्या आप गरीबी उन्मूलन के प्रयास बंद कर देंगे? तो अगर आरक्षण से जो लाभ, जो स्थिति, जो आउटकम संविधान बनाने वालों लोगों ने किया होगा वो नहीं मिली, तो आपको आरक्षण को जारी रखना है। कब तक जारी रखना है? तब तक जारी रखना है जबकि उन वर्गों को जो कि जिनको आरक्षण मिल रहा है उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति सामान्य वर्ग के बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाए तो आप हटा लीजिए आरक्षण। ठीक, जॉब प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन होना चाहिए। जन स्वराज में हम लोग इसके आगे जाकर बोल रहे हैं। मान लीजिए कि आपने जॉब में रिजर्वेशन दे दिया, इतनी बड़ी राजनीति होती है। बिहार में 13 करोड़ की आबादी में सरकारी नौकरियों में 23 लाख लोग हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सबकी गणना कर लीजिएगा तो टोटल 23 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी है। प्रतिशत के टर्म में हुआ 1.97%। मतलब 98% आदमी को तो सरकारी नौकरी से कोई लेना देना ही नहीं है, ना उसको मिला है ना आगे मिलने वाला है। और उसी 2% में रिजर्वेशन 20% होना चाहिए कि 60% होना चाहिए, उसी में लड़ा कर पूरे समाज को मार दिया। अब लोग कहते हैं भैया प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए, चलो उसको भी जोड़ दो। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन कर दो तब भी 25% होगा, 30% होगा। भाई 40% समाज है जो इसके पास ना सरकारी नौकरी है, ना उसके पास प्राइवेट नौकरी है, ना उसके पास जमीन है, ना शिक्षा है, उसको तो इसका लाभ मिल ही नहीं सकता है। तो समानता की जो बात है, जो जन स्वराज के संविधान में हम लोग लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगर आप समानता की बात कर रहे हैं तो समानता का अधिकार शिक्षा में, भूमि में, पूंजी में, ये तीनों में होना चाहिए, तभी आपको
सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ अगर ये तीनों करोगे तभी आपको समाज में समता मूलक समाज की जो परिकल्पना लोग करते हैं तभी वो आपको देखने को मिल सकती है। और जनस्वराज आएगा तब जब टिकट से चुनाव लड़ेंगे। अब जनता पूछती है कि जनस्वराज में टिकट पाने का क्या आधार होगा, क्योंकि क्यों ये सवाल बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो मुझसे कहे कि प्रशांत जी ने कहा था कि सारे यूट्यूब पत्रकारों को बचा लेंगे, कोई केस हुआ बाद में भुला गए। फिर कुछ लोग कहे कि वाईफाई लगवाने कहे थे, वो भी नहीं लगवाए हमारे लिए। अब वो कह रहे हैं कि हमको डर लग रहा है कि प्रशांत जी के इर्द गिर्द बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं और कई सारे, अब कर्पूरी ठाकुर जी के शायद कोई खानदान से भी आपके यहाँ ज्वाइन कर लिया है या कई और दूसरी पार्टी से, अब वो कह रहे हैं वो बाकी पार्टी से भी लेने लगे हैं। तो फिर हम लोग को डर है कि जो युवाओं में उम्मीद थी कि झंडा हम बुलंद किए, टिकट नेताजी का लड़का ले जाएगा। देखिए ऐसा है, मैंने जन स्वराज अभियान जब शुरू हुआ तो एक स्टडी कराया था, एक आंकड़ा जारी किया था। पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं वो किसी भी दल से बने हो, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही, ये रिवीलिंग डेटा है, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बिहार में सांसद विधायक पिछले 30 वर्ष में बने, दल कोई भी रहा हो। आपको एक उदाहरण देता हूं, यहां पर अभी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, वो भाजपा के नेता हैं। सम्राट चौधरी जी कौन है? इनके पिताजी हैं शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी जी जब कांग्रेस का राज था तो उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का राज आया तो शकुनी चौधरी जी उसमें भी विधायक मंत्री बने। जब नीतीश जी का राज आया तो उसमें भी विधायक मंत्री शकुनी चौधरी बने। जब मांझी जी बने तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री थे। और आज जब भाजपा को भी बनाना हुआ तो उसको भी कोई सामान्य कुशवाहा नहीं मिला, उसको शकुनी चौधरी का बेटा ही मिला। तो कुछ चंद परिवारों का राजनीति पर ऐसा कब्जा है कि उससे बाहर राजनीति जाती ही नहीं है। आपको लगता है कि हम कांग्रेस को हटाकर लालू को लाए, लालू को हटाकर नीतीश को लाए, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में, उनके सरकार में, उनके विधायक दल में वही लोग हैं जो पिछले थे या उनके चट्टे बट्टे ही हैं, उनके परिवार वाले हैं। अब आपका आधार, तो जनसुराज ने यह कहा कि नहीं, कम से कम 2/3 लोग ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे। 243 में 2/3 लोग ऐसे चुनाव लड़ेंगे जो जीवन में पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हों, जो ज्यादातर लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि के भी नहीं होंगे। अब आप ये कहेंगे 100% क्यों नहीं? इस पर भी बड़ी लंबी चर्चा चली है कि भैया इन 1200 परिवार को तो आप बैन ही कर दो। हाँ, लोग ये कहते हैं जो उसमें आके, लेकिन जब सब बदल रहे तो ये भी बदल दो। लेकिन बहुत चर्चा के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, इसको अगर संविधान में हम लोग लिख देंगे तो उन 1250 परिवारों के साथ ये गलती हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी। उसमें संभव है कि बहुत कुछ अच्छे लोग भी हों, ठीक बात। तो लेकिन 2/3 सीट निश्चित तौर पर उन लोगों को मिलेगा जो राजनीतिक तौर पर पहले चुनाव नहीं लड़ते रहे, नए चेहरे आपको देखने को उसमें मिलेंगे। कोई क्राइटेरिया होगा ना सर कि गरीब है, जात से है, पैसा वाला है, या जो पैसा दे रहा है? नहीं, पैसा तो यहाँ कोई दे ही नहीं रहा है। तो हम घर घर जाकर कह रहे हैं कि तुम भाई आओ, हम सकता है पैसा हो, हमको टिकट ना मिला, हमके प्रशांत जी हमको लड़वा दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, डर तो है। हाँ, तो इसको खत्म करने के लिए जनसुराज ने नई व्यवस्था बनाई। जब दल बनेगा तो उसके 2 महीना के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र से 5 से 7 नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे कि ये जनसुराज के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। और उन 5-7 लोगों में जनता के पास साल भर ये अवसर होगा चुनने का कि इसमें सबसे बेहतर और काबिल व्यक्ति कौन है जो जनसुराज का उम्मीदवार होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आप बताइए कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार, प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार कौन होगा, ये कोई एक कमेटी तो तय नहीं करती है। जिसको नॉमिनेशन चाहिए, जिसको चुनाव लड़ना है वो नॉमिनेशन देता है, प्राइमरीज होती है, 6 महीना लोग प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी बात रखते हैं, फिर रिपब्लिकन पार्टी के जितने डेलीगेट्स हैं वो मिलकर चुनाव करते हैं कि भैया जितने लोग हैं सबकी बात सुनने के बाद कौन सा आदमी रिपब्लिकन पार्टी का सबसे बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। तो एक तरीके से आप वो प्राइमरीज को देखेंगे। नवंबर में आप आए, इसी नवंबर में दल बनने के 2 महीने के अंदर पूरे 243 सीट पर आपको संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे, ताकि लास्ट में आकर पैसा देकर, गमछा फेंक कर कोई आ ही ना सके। आपने एक बात कही कि अधिकारियों की, तो मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, करीब 225 IAS IPS या उनके समकक्ष नौकरियों के लोग छोड़कर आज बिहार में जनसुराज से जुड़े हैं। और ये एक हमारे लिए खुशी की भी बात है और चुनौती भी है। सबकी उम्मीदें होंगी टिकट? नहीं, उसमें ज़्यादातर लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भैया हम लोग तो जीवन में बहुत यहाँ कष्ट झेले हैं, जीवन के फैग एंड में अगर लग रहा है कि बिहार में कोई सुधार हो जाए तो हम लोग इसमें कंधा लगाना चाहते हैं। कुछ लोग उसमें चुनाव लड़ने वाले भी हैं। चुनौती इसलिए है जो आप बात कह रहे हैं कि अगर इनमें से कई काबिल लोगों को
चुनाव लड़ा दिया जाए तो लोगों की ये धारणा बनेगी कि भैया ये तो सब ब्यूरोक्रेट लोग ही आ गए। खुशी की बात यह है कि भाई इतने पढ़े लिखे समझदार लोग, अच्छे लोग, कम से कम उनको ये हम लोगों ने होप तो दिया है कि भाई बिहार में भी कुछ हो सकता है। एक प्रयास तो हो रहा है। लोग रिटायरमेंट के बाद 10 साल से कोई दिल्ली में है, कोई लखनऊ में है, कोई हैदराबाद में छोड़ कर आ रहा है, कह रहा है ना भैया पहली बार उम्मीद जगी है, बिहार में कुछ हो रहा है, इसमें तो कंधा जरूर लगाएंगे। तो मैं उनको भगा भी नहीं सकता हूँ। उनके अनुभव का, उनकी विद्वता का लाभ भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही लोग चुनाव लड़ेंगे। उस पर भी बिल्कुल समझ बनी हुई है कि ज़्यादातर लोग उसमें चुनाव नहीं लड़ने वाले। मतलब बिहार हम पहली बार है, लेकिन सवाल सब बिहार का सही लाए इसका मतलब। हाँ बिल्कुल ठीक, आप सवाल जनता से पूछ रहे हैं। आप आप बिहार में फॉलो किए जाते हैं इतने, इसीलिए हम सब लेके आए। नहीं आपके जो शो पर सेलिब्रिटी लोग या बड़े बड़े चेहरे आकर जनसुराज की तारीफ कर रहे हैं, वो हवा में नहीं कर रहे हैं। वो हमारे मित्र हैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, वो हमारे PR एजेंट नहीं हैं। जैसे उनको लग रहा है कि बिहार में कम से कम प्रयास तो कोई कर रहा है। ये हम भी कह रहे हैं, जीतना हारना छोड़ दीजिए, इतनी बात तो सब बिहार में कह रहा है। सही बात है कि भाई प्रयास तो कोई कर रहा है। जो बात कह रहा है वो ठीक है, कर पाएगा कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा है। इतनी बात ये सब कह रहे हैं, और उसके बाद जो सवाल बच रहे हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब एक सवाल और आया कि प्रशांत किशोर जी, अब रात के 12 बजने वाले हैं। आप हर सवाल पे हमको हमको पॉज करना पड़ता है ना, आप पूरा डिटेल देते हैं, इसलिए हम रुक जाते हैं। सवाल भी नहीं छोड़ सकते, इतना दूर 1000 किलोमीटर आए हैं। हाँ, तो अभी आपकी भोजपुरी जो है वो यूपी वाली भोजपुरी है, हमारी अवधि है, अवधि है। हमारे बाहर अवधि बोला जाता है। यहाँ भोजपुरी, हम गोरखपुर से आगे भोजपुरी है, हमारे बाहर अवधि बोला जाता है। हाँ ठीक बात है। ठीक है।